मक्खी मच्छरों। हाँ जी दोस्तों, ये वीडियो आपको गरीब फील करवाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको लगेगा कि ये सब बाइक्स ना खरीद के आपने कितना पैसा बचा लिया है। सोचो जरा, एक बाइक जो टेक्निकली परफेक्ट थी, पावरफुल थी, फिर भी लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया और उस एक डिसीजन ने पूरी कंपनी का ही गेम बिगाड़ दिया हो। आज के वीडियो फेल्ड बाइक्स के बारे में नहीं है। आज के वीडियो उन मोटरसाइकिल्स की कहानी है जो गलत नहीं थी, बस या तो अपने टाइम से आगे थी या फिर राइडर्स के इमोशन को समझ नहीं पाई। इस लिस्ट में हम 10 ऐसी कंट्रोवर्शियल बाइक्स देखेंगे जिन्होंने राइडर्स को कंफ्यूज कर दिया, ब्रांड्स को गलत डिसीजन लेने पर मजबूर कर दिया और कुछ केसेस में तो पूरी मोटरसाइकिल इंडस्ट्री को अपने रूल्स तक चेंज करने पड़े। हर बाइक के साथ तुम्हें मिलेगा उसका लॉन्च ईयर, कब और क्यों बंद हुई और एक रीजन जहाँ पर सब कुछ उल्टा हो गया। और हाँ, एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट वाली बाइक सिर्फ लोगों के लिए नहीं बल्कि गवर्नमेंट के लिए भी प्रॉब्लम बन चुकी थी। तो चलो शुरू करते हैं नंबर 10 से, यामाहा GTS 1000। ये बाइक 1993 में लॉन्च हुई थी और सिर्फ 3 साल बाद 1996 में डिसकंटिन्यू कर दी गई। और ये शॉर्ट लाइफ इस बाइक की कहानी का सबसे बड़ा हिंट है। यामाहा GTS 1000 एक नॉर्मल बाइक नहीं थी। इसका सबसे बड़ा शौक ये है कि इसमें फ्रंट फोक्स ही नहीं थे। हाँ जी, जो आगे के शो करते हैं वो नॉर्मल वाले थे ही नहीं। यामाहा ने इसमें दिया था हब सेंटर स्टीयरिंग सिस्टम। इसका सिंपल मतलब ये था कि ब्रेकिंग के टाइम पर ज्यादा स्टेबल रहे और फ्रंट ज्यादा कंट्रोल फील दे। पेपर पे आइडिया नेक्स्ट लेवल था। इंजन की बात करें तो इसमें 1002 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन मिलता था जो अराउंड 100 bhp की पावर देता था। हाईवे क्रूजिंग स्मूथ थी, बाइक हैवी थी, लगभग 250 kg, पर स्टेबिलिटी उस वेट के हिसाब से काफी ठीक थी। फीचर्स उस टाइम के हिसाब से काफी एडवांस थे। ये सब देख के लगता था यामाहा फ्यूचर लिख रहा है। प्राइस भी यामाहा ने फीचर वाली ही रखी थी। ग्लोबल मार्केट में ये बाइक महंगी थी और अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखे तो आज के हिसाब से रफली 10 से 12 लाख के सेगमेंट में बैठती। अब यहाँ एक्चुअल प्रॉब्लम समझो, बाइक चलाने में अच्छी थी पर समझने में मुश्किल। नॉर्मल राइडर का सीधा सा सवाल था कि इसका सस्पेंशन रिपेयर कौन करेगा और अगर कुछ खराब हो तो पार्ट्स मिलेंगे या नहीं। और इंडियन माइंडसेट में तो ये सवाल बहुत हैवी होता है। GTS 1000 इसलिए फेल नहीं हुई कि वो स्लो या अनरिलायबल थी, फेल इसलिए हुई क्योंकि यामाहा ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दी जिसके लिए मार्केट मेंटली रेडी ही नहीं था। लोग बाइक चलाने से पहले मेंटेनेंस और रिस्क सोचने लगे और वहीं पर डिसीजन रुक गया। यानी बाइक फ्यूचर में जी रही थी पर बायर प्रेजेंट में अटका हुआ था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यामाहा ने यहाँ से सीखा, लेकिन अगला एक्सपेरिमेंट और भी ज्यादा एक्सट्रीम निकला। अगली बाइक ने सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बदली बल्कि उसकी डेफिनेशन ही हिला दी। नंबर 9, यामाहा नाइकिन GT। ये बाइक 2018 में लॉन्च हुई थी और ग्लोबल लेवल पर 2023 के अराउंड क्वाइटली डिसकंटिन्यू भी कर दी गई। और जैसे ये बाइक मार्केट में आई, सबसे पहले रिएक्शन ये था ये बाइक ही है ना। वैसे खैर बाद में इसको ट्राइक का नाम दे दिया गया। यामाहा नाइकन का अगेन सबसे बड़ा शौक था इसका फ्रंट सेटअप। आगे 2 व्हील्स, पीछे 1 व्हील। कंपनी ने इसे बोला लीनिंग मल्टी व्हील टेक्नोलॉजी। सिंपली शब्दों में मतलब कॉर्नरिंग में ज्यादा ग्रिप, वेट रोड्स पर ज्यादा कॉन्फिडेंस। इंजन की बात करो तो इसमें 847 सीसी का इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन मिलता था जो अराउंड 115 bhp की पावर के साथ आता था। इंजन साउंड अच्छा था, पुल स्ट्रॉन्ग था, लेकिन बाइक का वेट भी कम नहीं, लगभग 260 kg। फीचर्स के मामले में यामाहा ने कोई कमी नहीं छोड़ी। ट्रैक्शन कंट्रोल, राइडिंग मोड्स, GT वर्जन में तो विंड स्क्रीन और टूरिंग कंफर्ट भी दिया गया था। टेक्निकली बाइक सॉलिड थी पर फिर भी लोग शोरूम से खाली हाथ निकल रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम परफॉर्मेंस की नहीं, प्रॉब्लम एक्सेप्टेंस की थी। ट्रेडिशनल राइडर्स बोले बाइक चलाने का मजा ही बैलेंस में होता है, 2 व्हील पे चलने का डर ही राइडिंग का थ्रिल है। और जो न्यू राइडर थे वो इतनी महंगी और हैवी बाइक पे एक्सपेरिमेंट करने को रेडी नहीं थे, क्योंकि प्राइस ने भी इसका गेम बिगाड़ दिया था। ग्लोबल मार्केट में नाइकन GT का प्राइस लगभग $16,000 के आसपास था, जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो तो रफली 18 से 20 लाख के ब्रैकेट में बैठता है। अब इंडियन माइंडसेट से सोचो कि इतने पैसे में लोग ADV, स्पोर्ट टूरर या प्रॉपर सुपर बाइक देखते हैं, ना कि ऐसी बाइक जिसे पहली नजर में देखकर समझ में नहीं आया कि ये बाइक है भी या नहीं। यामाहा नाइकन फेल इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो वीक या फिर अनसेफ थी, फेल इसलिए हुई क्योंकि लोग मेंटली 3 व्हील वाली मोटरसाइकिल के लिए रेडी नहीं थे। बाइक चलाने से पहले ही डिबेट स्टार्ट हो गई और आपको पता है कि डिबेट वाले प्रोडक्ट मार्केट में रेयरली ही चलते हैं। अगली बाइक में कंफ्यूजन सिर्फ डिजाइन का नहीं था, कंफ्यूजन ये था कि बाइक का डेफिनेशन क्या है। नंबर 8, होंडा NM4 वोल्टस। ये बाइक 2014 में लॉन्च हुई थी और क्वाइटली 2019 से 2020 के आसपास बंद कर दी गई। और ऑनेस्टली बंद होना इस बाइक के लिए सरप्राइज नहीं था। होंडा NM4 वोल्टस को देखते सबसे पहले रिएक्शन आता था ये बाइक है या फिर कोई गैजेट। डिजाइन पूरी तरह फ्यूचरिस्टिक था, फुल बॉडी पैनल, इनक्लोज्ड लुक और राइडिंग पोजीशन ऐसी जैसे चेयर पर बैठ कर राइड कर रहे हो। ट्रेडिशनल मोटरसाइकिल जैसा फील यहीं से ब्रेक हो जाता था। इंजन की बात करें तो इसमें 745 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन मिलता था जो अराउंड 54 bhp की पावर प्रोड्यूस करता था। पावर नॉर्मल थी, स्मूथ थी, पर किसी भी एंगल से एक्साइटिंग नहीं लगती थी। सबसे बड़ा फीचर था इसका DCT ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। नो क्लच, नो मैनुअल गियर शिफ्टिंग, बस थ्रोटल घुमाओ और बाइक चलाओ। होंडा का लॉजिक था सिटी ट्रैफिक में इजी स्ट्रेस फ्री राइडिंग, पर राइडर्स का लॉजिक अलग है। बाइक का वेट लगभग 245 से 250 kg था और परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में बाइक काफी ज्यादा हैवी फील होती थी। लुक्स तो फ्यूचर के थे पर पावर प्रेजेंट डे कंप्यूटर वाली लगती थी। प्राइस भी कंफ्यूजन को और बढ़ा देती थी। ग्लोबल मार्केट में ये बाइक अराउंड $10,000 की थी, जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो तो लगभग 9 से 10 लाख रुपए के ब्रैकेट में आती थी। अब एक नॉर्मल इंडियन राइडर का दिमाग काम करता है कि इस प्राइस में तो प्रॉपर बिग बाइक मिल जाएगी और यहीं से एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। होंडा खुद क्लियर नहीं थे कि NM4 वोल्टस किस टाइप के राइडर
राइडर के लिए है। ना तो ये स्पोर्ट बाइक थी, ना ही ये प्रॉपर क्रूजर थी और ना ही ये टूरर बन पाई। बाइक चलाने में कंफर्टेबल थी पर आइडेंटिटी मिसिंग थी। और मोटरसाइकिल मार्केट में अगर बाइक की पहचान क्लियर न हो तो लोग रिस्क लेना ही नहीं चाहते। NM4 वोल्टस फेल इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो अनकंफर्टेबल थी, अनरिलायबल थी। फेल इसलिए हुई क्योंकि लोग उसे डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे वो इस बाइक को समझे तो समझे क्या। ये बस एक महंगा एक्सपेरिमेंट था और यहाँ से नेक्स्ट बाइक और भी ज्यादा बड़ा सवाल खड़ा करती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगली बाइक जिसमें हम जाने वाले हैं उसमें व्हील, इंजन सब नॉर्मल था। वहाँ प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी की नहीं, ईगो और इमेज की थी। नंबर 7, होंडा र्यून। सो हो सकता है मैं इस बाइक को प्रॉपर्ली प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। ये बाइक साल 2004 में लॉन्च हुई थी और सिर्फ एक साल बाद 2005 में डिसकंटिन्यू भी कर दी गई। और इतना शॉर्ट लाइफ स्पैन खुद बताया जाता है कि बाइक की कहानी स्मूथ नहीं थी। होंडा र्यून कोई नॉर्मल क्रूजर नहीं थी, ये होंडा का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जहां लॉजिक से ज्यादा ईगो और शोकेस को रोल किया गया। इसमें लगा था 1832 सीसी का फ्लैट 6 इंजन जो स्मूथनेस में ऑलमोस्ट कार जैसा फील देता था। पावर अराउंड 118 bhp थी और टॉर्क बिल्कुल लीनियर था। बाइक भागती नहीं, ग्लाइड करती थी। फीचर्स और बिल्ड क्वालिटी नेक्स्ट लेवल थी। हैवी मेटल बॉडी पैनल्स, प्रीमियम फिनिश थी और डिजाइन ऐसा था जैसे कॉन्सेप्ट बाइक सीधा रोड पे आ गई हो। पर अब रियल प्रॉब्लम समझो, बाइक का वेट लगभग 370 kg था। मतलब पार्किंग में ही आधा कॉन्फिडेंस चला जाता था। यूटर्न लेना हो तो सोच समझ के लेना पड़ता था। और प्राइस यूएस मार्केट में ये बाइक $27,000 में बिक रही थी। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो तो आज के हिसाब से रफली 22 से 25 लाख रुपए के आसपास बैठता है। अब एक नॉर्मल राइडर का दिमाग यही बंद हो जाता है। इतने पैसे में लोग बाइक चलाने के लिए लेते हैं, म्यूजियम में रखने के लिए नहीं। होंडा को भी पता था कि र्यून से प्रॉफिट नहीं आएगा। रिपोर्ट्स के हिसाब से होंडा हर एक र्यून पर लॉस उठा रही थी। फिर भी उन्होंने ये बाइक बनाई सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए कि होंडा चाहे तो ऐसी बाइक भी बना सकता है। उसका रिजल्ट ये हुआ कि र्यून एक कलेक्टर बाइक तो बन गई पर राइडर्स बाइक कभी नहीं बन पाई। होंडा र्यून कंट्रोवर्सी में इसलिए आई क्योंकि ये बाइक राइडर्स के लिए नहीं, ब्रांड की ईगो के लिए बनाई गई थी। मोटरसाइकिल मार्केट एक बात क्लियर बोल देती है, अगर बाइक राइडर के काम की नहीं तो चाहे कितनी भी स्पेशल हो वो रोड पे जिंदा रह ही नहीं पाती। अब जो नेक्स्ट बाइक आने वाली है उसमें ईगो और इमेज का इशू ज्यादा सीरियस हो जाता है। वहाँ बाइक टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग थी पर फैंस ने डिसाइड कर लिया कि वो उस ब्रांड के इस फॉर्म को एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। नंबर 6, हार्ले डेविडसन वी रोड। ये बाइक 2002 में लॉन्च हुई थी और 15 साल के रन के बाद 2017 में डिसकंटिन्यू कर दी गई। पेपर पे देखो तो इतना लंबा रन होना सक्सेस लगता है पर रियलिटी थोड़ी अलग है। हार्ले डेविडसन के लिए वी रोड एक बोल्ड स्टेप था। इस बाइक में लिक्विड कूल्ड V12 इंजन था जो पोर्शे के साथ मिलकर डेवलप किया गया था। पावर अराउंड 115 से 120 bhp जो किसी भी ट्रेडिशनल हार्ले से काफी ज्यादा थी। इंजन कैपेसिटी 1130 से 1250 सीसी के बीच रही। बाइक फास्ट थी, स्टेबल थी और सरप्राइजिंगली कॉर्नरिंग भी कर लेती थी। परफॉर्मेंस के मामले में ये हार्ले का सबसे एडवांस प्रोडक्ट था। फीचर भी अलग लेवल के थे, लिक्विड कूलिंग, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स और ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी सॉलिड थी। साथ ही प्राइस भी इसकी प्रीमियम रखी गई थी। ग्लोबल मार्केट में वी रोड $17,000 से $20,000 की रेंज में थी। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो तो रफली 15 से 18 लाख के ब्रैकेट में आती थी CBO एरा के हिसाब से, यानी कि कंप्लीटली बिल्ट यूनिट। अब यहाँ एक्चुअल प्रॉब्लम समझो कि हार्ले के हार्डकोर फैंस बाइक लेने आए ही नहीं। उनका कहना था कि साउंड हार्ले जैसा नहीं है। कुछ लोगों ने बोला कि फील हार्ले वाली नहीं आ रही। और जो स्पोर्ट बाइक के परफॉर्मेंस राइडर थे उन्होंने कहा जी हार्ले लेने का तो बजट ही नहीं है, जिस प्राइस में ये आ रही है उस प्राइस में कोई और ऑप्शन देख लूंगा। यानी बाइक बीच में फंस गई। वी रोड खराब बाइक नहीं थी, एक्चुअली बहुत अच्छी बाइक थी पर हार्ले ने एक ही बाइक से पुराने फैंस को भी खुश करना चाहा और नए बायर्स को भी अट्रैक्ट करना चाहा। और मोटरसाइकिल मार्केट में ये बैलेंस अक्सर काम करता नहीं है, इसीलिए वी रोड कंट्रोवर्सी में आई क्योंकि हार्ले थी भी और नहीं भी। और यहीं से हम एक और ब्रांड की तरफ बढ़ते हैं जहाँ ब्रांड ने पावर तो फुल दे दी पर यूजेबिलिटी और सेंस थोड़ा पीछे छोड़ गया। नंबर 5, सुजुकी बी किंग। ये बाइक साल 2007 में लॉन्च हुई थी और सिर्फ 5 साल बाद 2012 में डिसकंटिन्यू कर दी गई। और इतना शॉर्ट रन ही बता देता है कि पावर होने के बावजूद कुछ तो गड़बड़ है। सुजुकी का आइडिया सिंपल था कि हायाबुसा का इंजन लो और उसको नेकेड बाइक में डाल दो। रिजल्ट 1340 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन, अराउंड 180 bhp की पावर और एक्सेलरेशन इतनी स्ट्रॉन्ग की थ्रोटल घुमाते बाइक सीधी गायब। फीचर्स के मामले में बाइक वीक नहीं थी। वाइड टायर्स, कंफर्टेबल सीट थी और अपराइट राइडिंग पोस्चर था। सीटिंग के लिए सरप्राइजिंगली मैनेजेबल नेचर भी था पर फिर भी शोरूम में लोग रुकते थे, देखते थे और बिना खरीदे निकल जाते थे। क्यों? क्योंकि लुक्स। बाइक का डिजाइन इतना बल्कि और एग्रेसिव था कि लोग परफॉर्मेंस से पहले ही शेप पर ही अटक जाते थे। इसको देख के सिर्फ इतना ही बोलते थे कि यार ये बाइक तो कुछ ज्यादा हैवी लग रही है। बाइक नहीं, ट्रांसफॉर्मर है, वो भी बिजली वाला। मोटरसाइकिल मार्केट का एक ब्रूटल रूल है, अगर पहली नजर में कनेक्ट नहीं हुआ तो स्पेक्स कितने भी अच्छे हो, बाइक कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, कस्टमर की जेब से पैसा नहीं निकाल सकते। इसका वेट भी कम नहीं था, अराउंड 235 kg, जो नेकेड बाइक के लिए थोड़ा ज्यादा लगता है। और प्राइस ने भी हेल्प नहीं की। ग्लोबल मार्केट में बी किंग का प्राइस $13,000 के आसपास थी, यानी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो तो रफली 11 से 12 लाख रुपए के सेगमेंट में ये बाइक बैठती थी। अब इंडियन बायर का लॉजिक सिंपल होता है, इतने पैसों में या तो फुल फेयरिंग सुपर बाइक लो या फिर स्टाइलिश नेकेड। बी किंग दोनों ही बनना चाहती थी पर दिखती किसी की जैसी नहीं थी। सुजुकी बी किंग फेल इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो स्लो या कंफर्टेबल थी, फेल इसलिए हुई क्योंकि लोग इस बाइक
को विजुअली एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुजुकी ने इसका एक छोटा वर्जन भी मार्केट में उतारा था जिसका नाम था इनाजुमा, और वो बाइक भी इसी की तरह बहुत बुरी तरह से फेल हुई। अगर उस बाइक की स्टोरी जानना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के साथ साथ ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके देख सकते हो। अगली बाइक जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ लुक्स का इशू नहीं था, वहाँ प्रॉब्लम ये थी कि बाइक ज्यादा पावर दे रही थी और बाकी चीजें उस पावर के हिसाब से रेडी नहीं थी। नंबर 4 यामाहा वीमैक्स। वीमैक्स का नाम सुनते ही एक चीज याद आती है, पावर। और ये इमेज एक दिन में नहीं बनी। फर्स्ट जेन वीमैक्स 1985 में लॉन्च हुई थी और 2007 तक चली। उस टाइम के हिसाब से ये बाइक स्ट्रेट रोड की किंग थी। इसमें 1198 सीसी का V4 इंजन मिलता था, एक्सेलरेशन ब्रूटल था और स्ट्रेट लाइन में ये बाइक लाजवाब थी। पर हैंडलिंग वीक थी, ब्रेक्स एवरेज थे और बाइक हैवी फील होती थी। फिर भी लोग इसे प्यार करते थे। क्यों? क्योंकि वीमैक्स ने कभी ये प्रिटेंड ही नहीं किया कि वो परफेक्ट बाइक है। उसका मैसेज क्लियर था कि मैं फास्ट हूँ, संभाल के चलाना तुम्हारा काम है। और राइडर्स ने इस ऑनेस्टी को एक्सेप्ट कर लिया। अब फास्ट फॉरवर्ड चले तो यामाहा ने सोचा चलो इस बार वीमैक्स को परफेक्ट बना देते हैं, और 2009 में आई यामाहा वीमैक्स 1700। ये बाइक 2009 में लॉन्च हुई और साल 2020 में डिसकंटिन्यू हो गई। इस बार इंजन और बड़ा था, 1680 सीसी का V4 इंजन लगभग 200 bhp की पावर के साथ। स्ट्रेट लाइन में ये बाइक ऑलमोस्ट सुपर कार को चैलेंज कर सकती थी, पर यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई। बाइक का वेट लगभग 310 kg था। कॉर्नर लेने से पहले प्लानिंग करनी पड़ती थी। इवन प्राइस भी काफी ऊपर चली गई थी। ग्लोबल मार्केट में वीमैक्स 1700 की प्राइस 18,000 से $20,000 के बीच थी। इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से रफली 16 से 18 लाख के आसपास ही बैठता है। और इंडियन माइंडसेट में सोचो, सिर्फ स्ट्रेट लाइन पावर के लिए कॉम्प्रोमाइज हर कोई नहीं करता। ओके, सो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि ये बाइक स्ट्रेट रोड पर सीधी, यानी कि सीधी रोड पर भगाने के लिए होती है। इनमें कॉर्नरिंग वगैरह या जैसे आप कटवट मारते, ये सारी चीजें इजीली नहीं हो पाती हैं। एंड फन फैक्ट, ये बाइक जॉन अब्राहम की फेवरेट है। और यहाँ आयरनी भी देखो कि फर्स्ट जेन वीमैक्स प्रॉब्लम्स के साथ भी लेजेंड बन गई, सेकंड जेन वीमैक्स बेटर होने के बाद भी लोगों को कंफ्यूज कर गई। इसका मतलब क्लियर है, राइडर परफेक्शन नहीं क्लैरिटी खरीदते हैं। वीमैक्स कंट्रोवर्सी में इसलिए है क्योंकि यहाँ यामाहा ने एक ही नाम के नीचे दो अलग अलग पर्सनैलिटीज रख दी थी। और अब जो नेक्स्ट बाइक आने वाली है उसमें पावर ईगो दोनों थे, पर वहाँ स्टोरी और भी ज्यादा डेंजरस हो जाती है। अगली बाइक ने सिर्फ रेपुटेशन नहीं बनाई, उसने लोगों के अंदर डर बैठा दिया था। नंबर 3 कावासाकी H2 750। ये बाइक साल 1972 में लॉन्च हुई थी और सिर्फ 1975 तक प्रोडक्शन में रही, पर इतने कम टाइम में इसने जो रेपुटेशन बना ली वो आज तक जिंदा है। इस बाइक का नाम था कावासाकी H2 750 और लोगों ने इसे एक और नाम दिया, विडो मेकर। इस बाइक में था 748 सीसी का 2 स्ट्रोक ट्रिपल सिलेंडर इंजन जो उस टाइम लगभग 75 bhp की पावर देता था। आज के नंबर से कंपेयर करो तो नॉर्मल लगेगा, पर 1970s में ये पावर पागलपन थी। प्रॉब्लम पावर की नहीं थी, प्रॉब्लम थी कि ये बाइक की बॉडी उस पावर को हैंडल करने के लिए रेडी ही नहीं थी। फ्रेम सॉफ्ट था, सस्पेंशन वीक था और ब्रेक्स बस नाम के। थ्रोटल घुमाती हुई पावर एकदम से आती थी जैसे स्विच ऑन कर दिया हो। नो वार्निंग, नो स्मूथ बिल्डअप। नए राइडर्स के लिए तो ये एक बाइक टाइम बॉम्ब बन जाती थी। स्ट्रेट रोड पे ये बाइक रॉकेट थी, पर जैसे ही कॉर्नर आता राइडर का कॉन्फिडेंस टेस्ट होने लगता था और इसी वजह से धीरे धीरे इसके एक्सीडेंट कॉमन होने लग गए। इंश्योरेंस कंपनीज ने भी प्रीमियम तक बढ़ा दिए थे इसके। कुछ रेसिंग ट्रैक्स ने तो इस बाइक को बैन कर दिया। कावासाकी को भी पता था कि उन्होंने ज्यादा जल्दी ज्यादा पावर दे दी है, पर उस टाइम हॉर्स पावर की रेस चल रही थी और इसके चक्कर में सेफ्टी साइड में चली गई। H2 750 के फेल होने का सबसे बड़ा रीजन था क्योंकि वो पावर और कंट्रोल के बीच बैलेंस नहीं बना पाई। पर आयरनी ये है कि आज भी वही H2 कलेक्टर्स के लिए गोल्ड है। लोग इसे रखते हैं पर चलाने की हिम्मत आज भी कोई नहीं करता। ये बाइक प्रूफ है कि जब मशीन राइडर से ज्यादा पावरफुल हो जाए तो थ्रिल एक्साइटमेंट नहीं डर बन जाता है। और अब जो नेक्स्ट बाइक आने वाली है उसमें पावर का इशू नहीं था, हैंडलिंग का इशू नहीं था, वहाँ प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी कि पूरी कंपनी ही बर्बाद हो गई। नंबर 2 डिमोटा VDU। ये बाइक साल 1997 में लॉन्च हुई थी और ऑफिशियली 2001 के आसपास बंद भी हो गई। पर सच ये है कि इस बाइक का फ्यूचर लॉन्च के कुछ महीनों बाद ही खत्म हो चुका था। डिमोटा का नाम तब एक्सोटिक इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता था, महंगी बाइक्स, लिमिटेड नंबर्स और हार्डकोर एंथुसियास्ट। VDU को डिमोटा ने फ्यूचर बताया। इसमें था 500 सीसी का 2 स्ट्रोक V-twin इंजन जो प्रोड्यूस करता था लगभग 110 bhp की पावर। उस टाइम पे नंबर सुनकर लोग शौक में आ गए थे। बाइक का आइडिया रेवोल्यूशनरी था। तुम समझ लेना अपने आप क्या बोल रहा हूँ मैं। रेवोल्यूशनरी समझ रहे ना आप?
क्लीन 2 स्ट्रोक इंजन, फ्यूल इंजेक्शन, लाइट वेट चैसी, प्योर परफॉर्मेंस। पर रियल वर्ल्ड में कहानी बिल्कुल उल्टी निकली। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम प्रॉपर्ली काम ही नहीं करता था, कभी बाइक स्टार्ट नहीं होती, कभी इंजन सीज हो जाता, कभी पावर इतनी अनप्रेडिक्टेबल हो जाती थी कि राइडर खुद ही कंफ्यूज हो जाता था। ओनर्स जो इतनी महंगी बाइक लेके आए थे वो लिटरली फैक्ट्री वापस जाकर रिफंड मांगने लगे और यहीं से डिजास्टर शुरू हुआ। बिमोटा ने सिर्फ लगभग 150 बाइक्स ही बनाई थी, पर प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी कि कंपनी के पास रिफंड देने के लिए पैसा ही नहीं बचा। बाद में बिमोटा ने कार्बोरेटर वर्जन निकाला जो थोड़ा बेटर था, पर तब तक ब्रांड का ट्रस्ट टूट चुका था। बिमोटा वी ड्यू कंट्रोवर्सी में इसलिए आई क्योंकि ये बाइक सिर्फ फेल्ड प्रोडक्ट नहीं थी, ये कंपनी किलर बन गई थी। इनोवेशन जब जल्दी लॉन्च हो जाए ना तो वो फ्यूचर नहीं बनाता, वो ब्रांड को ही खत्म कर देता है। और अब जो नेक्स्ट बाइक आने वाली है वो बिल्कुल अपोजिट केस है। वहाँ बाइक अनरिलायबल नहीं थी, डेंजरस नहीं थी, कंपनी भी नहीं डूबी थी, फिर भी वो बाइक कंट्रोवर्शियल हुई। इतनी कंट्रोवर्शियल कि पूरी इंडस्ट्री को अपने रूल्स चेंज करने पड़े। सो वीडियो की आखिरी बाइक पर जाने से पहले आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करो अगर पसंद आई है तो। साथ ही अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। व्यूज इतने सारे आ रहे, सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं। अच्छा हाँ, हाइप का फीचर तुम लोगों को अब तक पता चली गया होगा, तो इस वीडियो को हाइप करो ताकि ये और लोगों तक पहुंचे और इसी तरह की जानकारी उन लोगों को भी मिले। बाइक नंबर 1 पर है सुजुकी हायाबुसा। हाँ जी, चौंक गए। ये बाइक साल 1999 में लॉन्च हुई थी और सबसे शॉकिंग बात ये है कि इतनी कंट्रोवर्सी के बाद भी ये बाइक आज तक प्रोडक्शन में है। पर इसकी शुरुआत बिल्कुल भी शांत नहीं थी, मतलब बिल्कुल भी नहीं। सुजुकी हायाबुसा जब मार्केट में आई उस टाइम पे सुपर बाइक्स का मतलब था फास्ट बाइक्स। फर्स्ट जनरेशन हायाबुसा में लगा था 1299 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन, जो कि उस टाइम लगभग 170 bhp की पावर देता था। टॉप स्पीड की बात करें तो 300 किलोमीटर के आसपास थी, वो भी स्ट्रोक कंडीशन में। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई। ये कोई रेस ओनली मशीन नहीं थी, ये शोरूम से निकल के नॉर्मल लाइसेंस होल्डर के हाथ में जा रही थी। बाइक हैवी थी, हैंडलिंग शार्प ट्रैक बाइक जैसी नहीं थी, पर स्ट्रेट लाइन में ये बाइक सबके दांत खट्टे कर देती थी। मीडिया में पैनिक आ गया था, सेफ्टी ग्रुप्स भी चिल्लाने लगे थे, यहाँ तक कि गवर्नमेंट को भी लगने लगा कि ये अगर ऐसे ही चलता रहा तो रेगुलेशन लेके आने पड़ेंगे। और फिर वही हुआ जिसका डर था, जो कि मोटरसाइकिल हिस्ट्री में पहली बार हुआ। ऑलमोस्ट सारे मेजर मैन्युफैक्चरर ने एक जेंटलमैन एग्रीमेंट साइन किया जिसमें डिसाइड हुआ कि प्रोडक्शन बाइक की टॉप स्पीड 299 किलोमीटर पर लिमिट कर दी जाएगी। सोचो जरा, एक बाइक जिसने पूरी इंडस्ट्री को अपने रूल बदलने पर मजबूर कर दिया। हायाबुसा कंट्रोवर्सी में इसलिए नहीं आई कि वो अनरिलायबल थी, इसलिए भी नहीं आई कि वो अनसेफ थी। कंट्रोवर्सी इसलिए हुई क्योंकि पावर इतनी इजी एक्सेसिबल हो गई थी कि सिस्टम ही अनकंफर्टेबल हो गया था। इंडिया में हायाबुसा का इमेज तो और भी अलग बना, स्ट्रीट रेसिंग, ड्रैग कल्चर, अल्टीमेट पावर का सिंबल बन गई। पर सच ये है कि हायाबुसा ने एक सवाल खड़ा कर दिया जो आज भी रेलेवेंट है। जब टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल हो जाए कि उसे कंट्रोल करने के लिए रूल्स बदलने पड़े तो प्रॉब्लम बाइक की होती है या राइडर्स की? सुजुकी हायाबुसा प्रूफ है कि कभी कभी बाइक कंट्रोवर्शियल इसलिए नहीं होती क्योंकि वो गलत होती है, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि वो लिमिट से आगे निकल जाती है। तो दोस्तों, आपने पहली बार हायाबुसा कब और कहां पर देखी, कमेंट में बताइए। वैसे एक बहुत ज्यादा पॉपुलर फिल्म है जिसमें इस मोटरसाइकिल को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर नाम जानते हो तो उसका नाम कमेंट में अभी लिखो कि कौन सी मूवी थी वो। ये थी सिर्फ टॉप 10 कंट्रोवर्शियल मोटरसाइकिल्स की कहानी, पर लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। पार्ट 2 में हम उन बाइक्स की बात करेंगे जो और भी ज्यादा शॉकिंग थी और जिनके लिए ब्रांड को डिसीजन लेना और ज्यादा महंगा पड़ा। अगर तुम चाहते हो कि इस वीडियो का पार्ट 2 आए तो कमेंट में लिखो पार्ट 2। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में कंट्रोवर्सी और भी ज्यादा डेंजरस होने वाली है। टाटा खत्म, खेल खत्म, खेल खत्म बेटा।